भागलपुर एक्सप्रेस। वो नजारा जिसने भी देखा था शायद ही उनमें से कोई हो जो उसे भुला पाया हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था? जो हुआ था काफी भयानक था और वैसा भी कुछ होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मुंबई का लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन हर रोज की तरह यात्रियों से गूंज रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बहुत से लोग खड़े थे और भागलपुर एक्सप्रेस किसी भी समय आने वाली थी। कोई अपने सगे संबंधियों को लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ था, तो कोई वापस उस ट्रेन में बैठकर भागलपुर जाने के लिए बीवी, बच्चे और सामान लेकर आया हुआ था। और तभी भागलपुर एक्सप्रेस स्टेशन के अंदर आई और सामने से गुजरती हुई उस ट्रेन के अंदर का नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पे खड़े लोग खड़े खड़े बेहोशी की हालत में पहुंच गए, क्योंकि ट्रेन के अंदर जिंदा इंसान मुर्दे सफर करके लौट रहे थे। हर खिड़की में, हर सीट पर, हर बोगी में जनरल डिब्बा, रिजर्व डिब्बा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ट्रेन का हर एक कोना कोना बस मुर्दों से ही खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि टीसी, ट्रेन के गार्ड और मोटरमैन भी मुर्दा बनकर पहुँचे थे भागलपुर एक्सप्रेस से। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर पूरी तरह रुक गई और फिर शुरू हुई स्टेशन में भाग दौड़ और दर्द और डर से भरी चीख पुकार। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भागलपुर से ट्रेन स्टाफ के साथ हजारों यात्री हंसी खुशी मुंबई के लिए बैठे थे और बीच में उनके साथ क्या हो जाता है पता ही नहीं। लेकिन मुंबई में वो पहुंचते हैं तो मुर्दे बनकर, मुर्दे मुर्दे और बस मुर्दे ही मुर्दे। सर, भागलपुर एक्सप्रेस भागलपुर से रात के 7 बजे निकली। 12 बजे तक बीच में जो जो स्टेशन थे सब के सब स्टेशन उसने अच्छे से कवर कर लिए। लेकिन फिर जेट्टी नाम का जो स्टेशन है छोटा सा, वहाँ तो ये एक्सप्रेस रुकती भी नहीं है। वो जेट्टी क्रॉस करने के बाद तो सर ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकी ही नहीं, सीधे मुंबई आ पहुंची। और मुंबई पहुंचकर हम देखते हैं तो क्या, बस लाशें ही लाशें, हजारों बेगुनाह लोगों की लाशें। सर, जब मुर्दों से भरी ट्रेन मुंबई पहुंची है ना, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया है। मीडिया ने तो भागलपुर एक्सप्रेस को खूनी घोषित कर दिया है। हाँ, हमें भी यही करना होगा, खूनी भागलपुर एक्सप्रेस, क्योंकि पुलिस, आर्मी, नेवी सब ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन इस मुर्दा कांड का पता नहीं चल पाया। अब तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये काम लुटेरों ने किया है, क्योंकि लुटेरे हजारों लोगों को नहीं मार सकते। समझ नहीं आ रहा भागलपुर एक्सप्रेस में बैठे हजारों यात्रियों को किसने मारा। इस प्रकार शासन और प्रशासन और पूरे देश के सामने एक ही सवाल था कि भागलपुर एक्सप्रेस में भागलपुर से मुंबई सफर करने वाले हजारों यात्रियों को किसने मारा होगा। कौन है वो जिन्होंने सफर करने वाले हजारों यात्रियों को एक साथ मुर्दों में बनाकर भेजा? टेररिस्ट, इंसान या फिर भूत? एक आदमी मीडिया के सामने, जी ये काम भूतों का ही है। टेररिस्ट होते तो पता चलता, आम इंसान होते तो पकड़े जाते। भूत हैं इसीलिए सच सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार तो विश्वास नहीं करेगी, उन्हें तो बस पॉलिटिक्स खेलना है। लेकिन इस खेल में मर आम आदमी रहा है। सर साहब, क्या अब हमें वापस भागलपुर एक्सप्रेस को मुंबई से भागलपुर भेजना है क्या? पागल हो गए हो क्या? हजारों लोग मर गए, लाखों परिवार डूब गए और हम फिर से लोगों को मौत के मुंह में भेजें? थैंक्स सर, बस हम यही जानना चाहते थे आपसे। अब हम यहाँ से भागलपुर के लिए ट्रेन तो छोड़ेंगे, लेकिन उसमें यात्री नहीं, हम सफर करेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? उस अफसर ने अपना प्लान सीनियर को सुनाया तो सीनियर एकदम से उस पे चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो? हाँ सर, इसे पागलपन ही कहिए, लेकिन जब तक हम ये पागलपन नहीं करते तब तक पता नहीं चलेगा कि जिंदा लोग आखिर मुर्दा कैसे बन गए। और फिर पूरी तैयारियां हुई। एक रात भागलपुर एक्सप्रेस एक ऐसे सफर के लिए प्लेटफॉर्म पर लाई गई जो बस 4 लोगों के बीच होने वाला था। रेलवे के 2 अफसर और 2 पुलिस अफसर। और सफर शुरू हुआ। 4 अफसर ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलर्ट बैठे थे, ये जानने के लिए कि आगे होता क्या है। जैसे ही भागलपुर एक्सप्रेस मुंबई से बाहर निकलकर बड़े बड़े स्टेशन पीछे छोड़ती हुई जेटी स्टेशन के ब्रांडी में पहुंची, ट्रेन जोर जोर से थर्राने लगी, मानो भूकंप आया। एक अफसर ने ट्रेन के दरवाजे से बाहर जाकर देखा। उसकी धड़कनों ने तो आवाज करना ही बंद कर दिया, क्योंकि हजारों फीट लंबी ट्रेन के आगे पीछे ऊपर नीचे हजारों भूत लटके हुए थे।
और काफी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। अफसर ने फौरन चैन खींच ली और ट्रेन रुक गई। ट्रेन के रुकते ही चारों अफसर और ट्रेन के मोटरमैन ट्रेन से कूदकर ट्रेन से थोड़ी दूर आकर अंधेरे में छिप गए और भागलपुर एक्सप्रेस को सैकड़ों जहरीले सांपों की तरह लिपटे हुए भयानक भूतों का तांडव देखने लगे। सारे भूत ट्रेन की खिड़की और दरवाजों से ट्रेन के अंदर चले गए। ट्रेन बिल्कुल खाली थी और भूत खाली ट्रेन में बस इधर उधर भाग रहे थे। ओह माय गॉड, तो इतने सारे भूत शामिल हैं उन हत्याओं के पीछे। भूति का तिल है, ये तो हमें पता चल गया। अब आगे क्या करें? ट्रेन बिल्कुल खाली है। भूत तो चले जाएंगे, हम भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन इन भूतों ने लोगों को क्यों मारा, इसका जवाब हम क्या देंगे? तभी अचानक कमाल हो गया। अफसरों को हजारों यात्रियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और उन्होंने ट्रेन की तरफ देखा तो उनकी सांसें थम गई, क्योंकि ट्रेन में हजारों यात्री बैठे हुए दिखाई दे रहे थे और भूत उन्हें मार रहे थे। अरे ट्रेन में तो हम चारों आए थे, ट्रेन में अचानक इतने सारे जिंदा यात्री कहाँ से आ गए? ये सुनकर सीनियर अफसर बोला, वो यात्री नहीं है, उन्हें लाया गया है। वो भूत हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें पता है कि हम चोरी छिपे उन्हें देख रहे हैं, इसीलिए वो वही किस्सा हमारे सामने रिपीट कर रहे हैं जो उस रात उन हजारों बेगुनाह यात्रियों के साथ उन्होंने किया था। अफसर ट्रेन के अंदर का नजारा देखने लगे। ट्रेन में बच्चे, बूढ़े, नौजवान इधर उधर भाग रहे थे और भयानक भूत उन्हें मार रहे थे। बचाओ, अरे बचाओ मुझे! मत मारो हमें! मार देंगे, सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। मार देंगे, सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिस पटरी पर तुम सब आराम से बैठकर सफर कर रहे हो वो हमारे पुरखों की जमीन पर खड़ी है। हमारी जमीनें खा गए तुम लोग, अब हम तुम्हें खा जाएंगे। जिस पटरी पर तुम सब आराम से बैठकर सफर कर रहे हो वो हमारे पुरखों की जमीन पर खड़ी है। हमारी जमीनें खा गए तुम लोग, अब हम तुम्हें खा जाएंगे। अरे लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीनों के पैसे मिले थे, तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिला था, फिर भी तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? क्यों पीछे पड़े हो हमारे? कौन से पैसे? हमारे आधे से ज्यादा पैसे तो करप्शन के पेट में चले गए। कौन से रोजगार? मुझे तो नहीं मिला, बस दिखाने के लिए 2-4 नौकरियां दी, बाकी तो पूरी बाहर के लोगों की भर्तियां हुई और हमें मिले फांसी के फंदे। लेकिन तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम सरकार थोड़ी हैं। क्योंकि तुम ही तो हो जो ऐसी भ्रष्ट सरकार चुनते हो। उन्हें मारने से सरकार को अक्ल आई तो ठीक, अगर तुम्हें मारकर भी सरकार जागती नहीं है तो फिर तुम्हारा जीकर फायदा ही क्या है रे आदमी? ऐसा कहकर भूतों ने एक एक करके सारे यात्रियों को मार दिया और सारे यात्री मुर्दा बन गए। और वो तमाशा देखते हुए अफसर ये सोचते रह गए कि वापस लौटने के बाद ऊपर जवाब क्या देना है। भागलपुर एक्सप्रेस में बैठे हुए उन हजारों यात्रियों को किसने मारा था? कौन सा जवाब सही रहेगा, भूत या फिर आतंकवादी? रात के 11:30 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री भागलपुर एक्सप्रेस के आने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन के आने की सही टाइमिंग 8:30 बजे थी, लेकिन ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट चल रही थी। तभी भागलपुर एक्सप्रेस के आने की सूचना हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भागलपुर एक्सप्रेस के आने की सूचना हो गई। वो कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। कुछ देर बाद ट्रेन आई। ओह, बहुत झिला दिया भाई आज भागलपुर एक्सप्रेस ने, लेकिन चलो आ तो गई। सभी यात्री ट्रेन में सवार हो गए। कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन अपनी गति से मंजिल की ओर चल पड़ी। रात अब और भी गहरी हो गई थी। मनमोहन, जो कि एक ट्रेन ड्राइवर था, मुस्तैदी से ट्रेन चला रहा था।
उसका असिस्टेंट विकास भी उसके साथ था। विकास, आज तो धुंध ने परेशान कर दिया है। ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है। भागलपुर पहुँचते पहुँचते पता नहीं और कितनी देर हो जाए। मनमोहन विकास से बातें कर रहा था और ट्रेन भी अपनी रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। अचानक मनमोहन ने पटरी पर जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। एक औरत जंजीरों में बंधी हुई ट्रेन की पटरी पर लेटी हुई थी। उसके बगल में ही 5 या 6 साल की एक बच्ची बैठी हुई थी और वो लगातार रोई जा रही थी। हाँ, हे भगवान, ये औरत कहाँ से आ गई? इसे पटरी के बीचों बीच किसने जंजीरों में बांध रखा है? और ये बच्ची कौन है? मनमोहन की बात सुनकर विकास ने भी पटरी की ओर देखा, लेकिन उसे पटरी पर कोई नहीं दिखा। क्या हुआ मनमोहन सर? किस औरत को देख लिया आपने पटरी पर? सामने तो कोई भी नहीं है। विकास, ठीक से देखो, आगे देखो। वो बेचारी औरत पटरी पर लेटी है। उसे किसी ने जंजीरों से बांध दिया है। लेकिन विकास को कोई भी औरत पटरी के आगे दिखाई नहीं दी, जबकि मनमोहन साफ तौर पर उस औरत को देख सकता था। ट्रेन पूरी स्पीड में उसकी ओर बढ़ी जा रही थी। काश ये हमारी ट्रेन से बच पाती। पल में ही ट्रेन उस औरत को रौंदती हुई निकल गई। मनमोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और ट्रेन की खिड़की से झांककर पीछे की ओर देखा तो उसने देखा कि वो औरत पूरी तरह से घायल हो गई है। उसके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा है और वो मनमोहन की ओर घूरते हुए देख रही है और उससे कह रही है, मारा जाएगा तूने भी ट्रेन को नहीं रोका ना मेरे लिए। मैं मर गई ना, तू हत्यारा है मेरा। तूने मेरी बच्ची को भी अनाथ कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये कहकर चुड़ैल ने वहीं पटरी किनारे रखा एक पत्थर उठाया और मनमोहन की ओर उछाल दिया। पत्थर उसके सिर में लगा। तुरंत ही उसके सिर से खून बहने लगा और मनमोहन बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो रेलवे के अस्पताल में था। उसका असिस्टेंट विकास उसकी बगल में बैठा हुआ था। सर, अब आप कैसे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपके सिर पर पत्थर से किसने मारा। अरे तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि ये पत्थर उसी औरत ने मारा है जो हमारी गाड़ी के नीचे आई थी। सर, आप कल से एक ही बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि हमारी ट्रेन की चपेट में कोई नहीं आया है? मनमोहन को विकास की बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि ट्रेन के आगे एक औरत बंधी हुई थी और एक बच्ची उसके बगल में थी। बहरहाल 3-4 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया। लेकिन उसी रात की बात है, जब वो रात को सो रहा था तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी खिड़की को खटखटा रहा है। ये तो मेरी खिड़की खटखटाने की आवाज है, लेकिन इतनी रात को खिड़की कौन खटखटा रहा है? मनमोहन बिस्तर से उठा और उसने खिड़की खोली। तभी हवा का एक तेज झोंका भीतर आया। ओहो, हवा के कारण ये आवाज आ रही थी। कितनी ठंडी है ये हवा। मनमोहन तुरंत ही खिड़की बंद करने लगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर सड़क पर खड़ी एक औरत पर गई। उस औरत का चेहरा देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये तो वही औरत है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? मनमोहन ने देखा कि वो औरत उसी तरह उसे घूर रही है और कह रही है, मारा जाएगा तूने भी ट्रेन को नहीं रोका ना मेरे लिए। मैं मर गई ना, तू हत्यारा है मेरा। तूने मेरी बच्ची को भी अनाथ कर दिया। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मनमोहन काफी डर गया था। उसने खिड़की बंद की और बिस्तर पर आ गया। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात यही सोचता रहा कि कौन है वो औरत? वो मुझे धमकी क्यों दे रही है? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? 2-3 दिन मनमोहन के साथ रात को यही घटना हुई। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। चौथे दिन की बात है, रात का समय था और हर दिन की तरह उसके साथ वही घटना घटी। लेकिन आज वो डरा नहीं। उसने अपने हाथ में टॉर्च लिया और उस औरत को आवाज देता हुआ उसके पीछे भागा। ओह, कौन हो तुम? क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो? मनमोहन उस औरत के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो औरत दौड़ने लगी। मनमोहन भी उसके पीछे दौड़ने लगा। फिर वो औरत उड़ने लगी। मनमोहन दौड़ता हुआ उसका पीछा करता रहा। उस औरत का पीछा करते करते मनमोहन पटरी के उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार उस औरत को जंजीर में बंधा देखा था। आज भी जब वो उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वो औरत उसी तरह पटरी पर जंजीरों से बंधी हुई है और उसके बगल में एक बच्ची रो रही है। वो भागा भागा उसके पास गया और कहा, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? और अगर तुम यहाँ बंधी हो तो मेरे घर के पास वो कौन औरत है जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ आया हूँ? वो ये बोल ही रहा था कि तभी उस औरत के पास बैठी वो बच्ची, जिसका नाम चंपा था, वो रोने लगी और उसने कहा, अंकल
ये मेरी माँ है। तुम्हारी माँ? लेकिन इसे यहाँ इस तरह किसने बांधा है? पांडे चाचा ने। चंपा की माँ रुक्मणी एक सीधी सादी औरत थी। चंपा के पिता का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। रुक्मणी का छोटा सा खेत था जिसमें वो सब्जियां उगाती और उसी से अपने परिवार का लालन पालन करती। लेकिन उनकी उस छोटी सी जमीन पर पांडे चाचा और उनकी पत्नी की नजर थी। पांडे चाचा चंपा के पिता के सगे भाई थे, लेकिन जमीन के लालच में उन्होंने सारे रिश्ते नाते को भुला दिया था। लेकिन इस बात की जरा भी खबर रुक्मणी और चंपा को नहीं थी। वो तो उन्हें अपना मानते थे। मुझे किसी भी तरह से ये जमीन चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे इस रुक्मणी को ऊपर ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। जानते हैं जी, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। वो दोनों रुक्मणी को मारने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। कभी उन्होंने उसे तालाब में धक्का दे दिया तो कभी उसके घर में आग लगा दी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो हर बार बच गई। पता नहीं इस औरत ने कौन सा अमृत पी रखा है। हमने इतनी कोशिश की लेकिन ये हर बार बच जाती है। तंग आकर दोनों ने एक और भयानक प्लान बनाया और उसे बहलाकर रेल की पटरी के पास ले गए। फिर पांडे चाचा की पत्नी ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। वो बेचारी बेहोश हो गई। फिर उन्होंने उसे जंजीरों में बांधा और उसे पटरी के बीच लिटा दिया। चल अब निकल यहाँ से, थोड़ी देर में ट्रेन आएगी और फिर इसका कट जाएगा ऊपर का टिकट। उन्होंने रुक्मणी को पटरी पर बांध तो दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस बार उनकी सारी हरकत चंपा ने देख ली है और वो इनके पीछे पीछे छिपकर आ गई है। जब वे दोनों चले गए तो चंपा अपनी माँ के पास भागी भागी आई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, माँ, आँखें खोलो, माँ, माँ, आँखें खोलो। तभी उसे पटरी पर दूर से ट्रेन आती हुई दिखी। ट्रेन की आवाज से रुक्मणी को होश आ गया और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चंपा उसके बगल में बैठी रो रही है और एक ट्रेन पूरी स्पीड में उसकी ओर आ रही है। हे भगवान, क्या करूं मैं? उसने ट्रेन को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन इतनी स्पीड में कहाँ रुकती है। रुक्मणी को अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन वो अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो उसे किसी तरह पटरी से हटाना चाह रही थी। लेकिन चंपा अपनी माँ को छोड़कर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। चंपा, भाग यहाँ से, नहीं तो। लेकिन पल में सब खत्म हो गया। दोनों उस ट्रेन की चपेट में आ गए। इस घटना को 2 साल हो गए थे, लेकिन अब भी उन दोनों की आत्मा उस पटरी पर चलने वाली ट्रेन के ड्राइवर को दिखाई देती थी। मनमोहन को भी उस दिन उनकी आत्मा दिखाई दी थी। लेकिन मैंने तो तुम लोगों को नहीं मारा, तो तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हम भटकते भटकते थक गए हैं। हम उस पांडे और उसकी पत्नी को सजा दिलवाना चाहते हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम पुलिस को सारी सच्चाई बताओगे? मनमोहन ने पुलिस को सारी घटना बताई। पुलिस ने पांडे और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन के बाद उस रूट पर वो चुड़ैल किसी को दिखाई नहीं दी।